हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई एंड नीट चैनल। यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक जेईई एंड नीट और उनकी बेसिक से प्रिपरेशन दैट इज फाउंडेशन कोर्स आपको मैग्नेट ब्रेन्स 100% फ्री में अवेलेबल कराते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स पे 2-3 वीडियोस देखने के बाद भी कोई पेड सब्सक्रिप्शन या कोई फीस पे नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ सारी चीजें 100% फ्री हैं, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। आज हम लोग फाउंडेशन कोर्स केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर जो है वो शुरू करने वाले हैं। इसका सबसे पहला टॉपिक, सबसे पहला एक्सप्लेनेशन वीडियो टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स के ऊपर आएगा, जहां पे आज के लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन के फॉर्म में कुछ केमिकल बॉन्ड्स को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फाउंडेशन कोर्स मॉड्यूल के बारे में आपको कुछ चीजें मैं बता दूं कि टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियो सबसे पहले आपको मिलता है। वो टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियो, जैसे कि ये भी एक टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियो, यहां पे टॉपिक को लेके उसे एक्सप्लेन किया जाएगा डिटेल में। देन वी हैव द डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स पीडीएफ। तो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स का पीडीएफ मतलब डीपीपी का एक पीडीएफ आपको मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड हुआ मिलेगा, जो आपके इस टॉपिक से रिलेटेड होगा। आप इस क्वेश्चंस को इन शीट के क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करें। नेक्स्ट डे आपको इन्हीं क्वेश्चंस का एक सोल्यूशन वीडियो मिलेगा, जो आपकी सारी क्वेरीज को दूर कर देगा। चैप्टर वाइज एमसीक्यूज आपको 500 से भी ज्यादा क्वेश्चंस हर चैप्टर मिलेंगे, जो कि आपके पास एक क्वेश्चन बैंक तैयार कर देंगे। डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे यहाँ पे, वीकली लाइव सेशंस, जो कि आप अपने टीचर्स के साथ लाइव इंटरेक्शन करके उनसे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। देन वी हैव द वीकली टेस्ट पेपर चैप्टर वाइज। यहाँ पे चैप्टर वाइज आप अपने टेस्ट दे सकते हैं हर वीक, जो आपको और ब्रश अप कर देगा, आपके नॉलेज को ब्रश अप कर देगा। यहाँ पे आपको गाइडेंस मिलेगा पेपर पैटर्न, स्ट्रेस मैनेजमेंट और ऑफिशियल नोटिफिकेशन से रिलेटेड, जो कि आपको आगे हेल्प करने वाला है अपने जेईई और नीट के लिए। चैप्टर वाइज वन शॉट रिविजन आपको मिलेंगे हर चैप्टर का एक बिल्कुल कॉम्पैक्ट फॉर्म में रिविजन, जो कि सारे कंसेप्ट्स को एक क्विक ओवरव्यू के फॉर्म में लिया होगा, और अगर आप उसे देख लेंगे तो आपका एक पूरा चैप्टर समराइज हो जाएगा। वो भी तब अच्छे से होगा जब आपने एक्सप्लेनेशन वीडियोस को अच्छे से देखा होगा। और फिर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होगी, जो टाइम टू टाइम आपको टेस्ट करेगी कि आपने कितनी प्रिपरेशन कर ली है, कितना कंसेप्ट को अब आप लगाना सीख चुके हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। देयर आर न्यूमरस केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द नेचर में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। A chemical reaction involves change in the molecular composition of a substance. केमिकल रिएक्शन होती क्या है? किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन में चेंज आना। पहले एक सब्सटेंस था, उससे आके कोई दूसरा सब्सटेंस रिएक्ट किया और अब एक तीसरा सब्सटेंस, नया सब्सटेंस बन गया है। वो जो तीसरा सब्सटेंस बना है वो अपने जो पुराने कंपोनेंट्स थे, जिनसे वो रिएक्टेंट्स जिनको हम बोलते हैं, उनसे बिल्कुल अलग दिखेगा। इसका मतलब ये कि जब भी ए और बी जुड़ेंगे तो वो ए बी बनाएंगे। इसका कॉम्पोजिशन और प्रॉपर्टीज इनसे बिल्कुल अलग होगी। ठीक है। इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड दैट एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। ये एस्टैब्लिश हो चुका है कि जो हमारा एटम है वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला सबसे छोटा पार्टिकल, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ओके, मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ मैटर विच हैज एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस and which represents the properties of the respective element or compound। अब ये मॉलिक्यूल क्या होता है? वो जो नया कंपाउंड बना है ना रिएक्शन के बाद, वो रिएक्शन के बाद जो नया सब्सटेंस बना है उसका सबसे छोटा जो सबस्ट्रक्चर होता है वो मॉलिक्यूल होता है। तो हो भी सकता है ये दोनों एटम्स हो, जब ये जुड़े तो इनने एक मॉलिक्यूल बनाया कंबाइन होके। तो इसलिए कंपाउंड जो नया बन रहा है केमिकल रिएक्शन के बाद, उसका सबसे छोटा पार्टिकल मॉलिक्यूल ही होता है। ठीक है। और वैसे भी किसी भी मैटर की अगर हम बात करें तो उसमें स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स इन नेचर हैव बीन फाउंड टू एग्जिस्ट इन अ कंबाइंड स्टेट। ज्यादातर एलिमेंट्स जो हमारे नेचर में होते हैं वो किस फॉर्म में मिलते हैं? वो कंबाइंड स्टेट में, कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं, जहां वो जुड़े हुए होते हैं आपस में। ठीक है। However, there are some atoms which have independent existence and are considered to be highly stable atoms। कुछ एटम्स फिर भी ऐसे हैं जो अकेले इंडिविजुअली एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडॉन। ये नोबल गैसेस हैं, और नोबल गैसेस जो हैं वो अकेले एग्जिस्ट करती हैं किस फॉर्म में? मोनो एटॉमिक फॉर्म में। किस फॉर्म में? मोनो एटॉमिक। क्लियर हुआ? So they exist in monoatomic form. Next,
एक्सेप्ट दोज ऑफ अ फ्यू एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स को छोड़ के एटम्स ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स हैव एन इनहेरेंट टेंडेंसी टू कंबाइन एंड फॉर्म मॉलिक्यूल्स। कुछ एलिमेंट्स को, ऐसे कुछ एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी जो एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं वो कंबाइन होके और नया मॉलिक्यूल या नए स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, जिसमें मतलब उनके अंदर वो टेंडेंसी होती है कि हमें रिएक्ट करना है और कुछ नया बनाना है। ठीक है, और ये वैलेंसी का कंसेप्ट हमने ऑलरेडी छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है। वैलेंसी क्या होती है? इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम। तो जितनी वैलेंसी होगी उस हिसाब से कोई भी एटम या तो इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, या इलेक्ट्रॉन गेन कर देता है, या इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेता है। ठीक है, The combining atoms may belong to the same element or different elements within the molecules. The atoms are held together by attractive forces. अब देखिए, जो एटम्स हैं जो जुड़े हैं, जिनने रिएक्शन करा है, वो सेम टाइप के भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलके हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना लेंगे। हो भी सकता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बना ले, है ना। अगर इसको बैलेंस कर दें तो 2H2 + O2 gives 2H2O। तो इनने जुड़ के वाटर बना लिया। अब ये देखो, ये मॉलिक्यूल ये भी है, मॉलिक्यूल ये भी है, बट डिफरेंस क्या है? ये मॉलिक्यूल है एक ही एलिमेंट का। सो दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट एंड दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ये कंपाउंड का मॉलिक्यूल है, ये एलिमेंट का मॉलिक्यूल है, क्योंकि ये सेम तरह के एटम से बना है और ये अलग अलग तरह के एटम से बना हुआ है। ठीक है, देन ये आपस में जुड़े कैसे होते हैं? कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं। वो अट्रैक्टिव फोर्सेस इनको साथ में जोड़ के रखते हैं इस फॉर्म में। ठीक है, स्टडी ऑफ द टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन एंड द एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व्ड इन अ केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन आर सम एस्पेक्ट्स ऑफ स्टडी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग की स्टडी के कुछ एस्पेक्ट्स हैं। किन बेसिस पे आप स्टडी करते हो? किन बेसिस पे करते हो? कि भाई कौन सा टाइप का बॉन्ड है, कौन सी कंडीशंस रिक्वायर्ड है बॉन्ड बनाने के लिए, और क्या एनर्जी चेंजेस होंगे बॉन्ड को बनाने के लिए। ये चीजें हम पढ़ते हैं केमिकल बॉन्डिंग में। ठीक है, सो क्या वो तीन चीजें एक बार फिर से रिपीट करूं? टाइप्स ऑफ बॉन्ड, कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर बॉन्डिंग एंड द एनर्जी चेंजेस टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द बॉन्डिंग। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्डिंग, एस्पेक्ट्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, जिसपे हम स्टडी करते हैं। ठीक है, सो ये हुआ हमारा एक जनरल इंट्रोडक्शन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अभी हम हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे, दैट इज केमिकल बॉन्ड। देखिए, नोबल गैसेस आर मोनोएटॉमिक। अभी मैंने नोबल गैसेस के आपको सिंबल्स लिखे थे और बोला था कि भाई ये मोनोएटॉमिक होती हैं, सिंगल एटम वाले होते हैं। दे डू नॉट कंबाइन आइदर विद देयर ओन एटम्स और एटम्स ऑफ अदर सब्सटेंसेस। ना खुद के एटम्स के साथ कंबाइन होते हैं, ना किसी दूसरे के साथ होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैं हीलियम ले लूं, तो हीलियम कभी भी हीलियम के साथ कंबाइन नहीं होगा, ना हीलियम किसी भी दूसरे XYZ एलिमेंट के साथ कंबाइन होगा। ठीक है, दीज आर द यूनिक गैसेस हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन। इनके पास आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इनको स्टेबल बना देते हैं। हीलियम एकमात्र ऐसा होता है जिसमें आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो भी हम बोलते हैं इसका डुप्लेट कंप्लीट है। बाकी एटम्स के लिए हम बोलते हैं कि उनके ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है, फिर आगे, इन द रिस्पेक्टिव वैलेंस शेल एंड देयर कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड एन ऑक्टेट, और इनके कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग ऑक्टेट बोलते हैं। ठीक, हीलियम हैज ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स as it has only one main energy level, this is called a duplet configuration। मैंने आपको अभी बताया कि इसको डुप्लेट बोलते हैं। इसमें एक ही शेल होता है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जितने पॉसिबल हैं उस पर्टिकुलर शेल में उतने इलेक्ट्रॉन हैं। आगे, एक्सेप्ट नोबल गैसेस, atoms of all other elements have 1 to 7 electrons in their valence shell। नोबल गैसेस को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके पास आउटर मोस्ट शेल में 1 से लेकर 7 तक इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। The octet of the noble gases and the pair of electron in the helium are so stable that the atoms of other elements also strive to attain the same electronic configuration to become stable। हम बोलते हैं कि नोबल गैसेस का कॉन्फ़िगरेशन इतना स्टेबल होता है कि दूसरे एलिमेंट के एटम्स भी चाहते हैं और वो इसीलिए कोशिश करते हैं कि भाई हमें भी नोबल गैस के जैसा कॉन्फ़िगरेशन मिल जाए। लाइक फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे नियॉन। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है 2,8। ठीक है, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है 2,8। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में देखिए 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये 8 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये इसे स्टेबल बना देते हैं। अब सोडियम जो है
उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 281। सोडियम चाहता है कि मैं एक इलेक्ट्रॉन दे दूं, मतलब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे दे और खुद को इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ स्टेबल कर ले। तो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हुआ, देखो नियॉन वाला। हर एटम यही चाहता है कि भाई मैं इलेक्ट्रॉन दे दूं या ले लूं या शेयर कर लूं, ताकि मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी नोबल गैस के जैसा हो जाए। ठीक, आगे ये हमने कंप्लीट कर लिया हमारा ईच नोबल गैसेस एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स हैव 1 to 7, ठीक है, बिकम स्टेबल। आगे, इन ऑर्डर टू अटेन स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए एटम्स जो हैं वो कंबाइन होते हैं और मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है। उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रीअरेंज होते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, बॉन्ड मतलब एक दूसरे से जुड़ते हैं, वो दे फॉर्म बॉन्ड, और उसके बाद वो स्टेबल हो जाते हैं, स्टेबल होने की कोशिश में काम करते हैं वो। ये सारी चीजें अलग अलग तरह के केमिकल बॉन्ड्स होते हैं। वी हैव आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड। ये हमारे अलग अलग तरह के बॉन्ड्स हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए दिया हुआ है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड तब बनता है जब एक एटम इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, जिससे एक एटम के ऊपर पॉजिटिव और दूसरे वाले पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उस पे पॉजिटिव और जो जिसने लिया है उस पे नेगेटिव। अब ये दोनों अट्रैक्ट करके एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और आयनिक बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। तो देखिए, मेटल एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन, मेटल एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है आयनिक बॉन्डिंग। सो मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। हमने पीरियोडिसिटी जो चैप्टर था, पीरियोडिक टेबल, उसमें पढ़ा भी था ना कि मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को देना पसंद करते हैं, नॉन मेटल्स लेना। सो मेटल एटम्स लूज इलेक्ट्रॉन टू नॉन मेटल एटम्स, नॉन मेटल एटम्स जो है वो इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं। देखिए क्या हुआ, सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया, क्लोरीन बन गया क्लोराइड आयन, सोडियम बन गया सोडियम आयन, और ये मिलके बना लिया इनने सोडियम क्लोराइड। सिमिलरली मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, वो 2 इलेक्ट्रॉन उसने ऑक्सीजन को दे दिए, तो बन गया मैग्नीशियम आयन, और ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आ गए। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए उसको, तो इसके ऊपर 2 नेगेटिव आ गए। मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो उसके ऊपर पॉजिटिव आ गए 2। ये है Mg2+, ये हो गया O2-, तो बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब आता है हमारा कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? जिसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। यहां इलेक्ट्रॉन का डोनेट करना और एक्सेप्ट करना हो रहा था, वहीं कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यह इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया था, लेना देना नहीं, शेयरिंग हो गई। तो ऑक्सीजन में देखो क्या हुआ, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास आउटरमोस्ट शेल में कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स है और आउटरमोस्ट शेल में 6 है। दूसरे वाले में भी सेम यही कंडीशन होगी। सो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन आगे करेगा, ये वाला अपने 2 इलेक्ट्रॉन आगे करेगा, और ये इधर की तरफ से 2, उधर की तरफ से 2, 4 इलेक्ट्रॉन बीच में शेयर हो जाएंगे। इससे क्या हुआ, इसके पास 6 थे, तो ये जो 2 हैं ये इसने इसको शेयरिंग में दे दिए, शेयरिंग में यूज कर लिए, और ये वाले 2 इसने इसके साथ शेयर कर लिए। तो ये खुद के 6 और सामने वाले के 2 हो गए 8। ऐसे ही इसके खुद के 6 और सामने वाले के 2, ये भी हो गए 8। इस तरीके से ऑक्सीजन बॉन्ड फॉर्म कर लेता है, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स में शेयरिंग करके उनने अपना काम कर लिया, ठीक है। सेम आप देखो वाटर के साथ भी यही हो रहा है। वाटर जो है उसने हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इधर वाले हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास 6 है, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ और 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है और बना लेता है H2O। इससे इस हाइड्रोजन के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, हीलियम वाला कॉन्फ़िगरेशन, और ऑक्सीजन के पास देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। क्लियर हुआ? सो इस तरीके से वो लोग शेयरिंग करके अपने इलेक्ट्रॉन्स की और बॉन्ड बना लेते हैं। दिस इज कोवैलेंट, शेयरिंग से बनने वाला कोवैलेंट बॉन्ड, और इलेक्ट्रॉन्स के पूरे तरह लेना या देने से बनने वाला आयनिक बॉन्ड, ठीक। नेक्स्ट आती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है, देखिए ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है, ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है, ये दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल है। अब होता क्या है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की अगर हम बात करें, ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपनी तरफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींच के रखता है, तो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच के रखेगा। इसके कारण इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑक्सीजन के ऊपर ज्यादा हो जाएगी, जिसके कारण ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये पार्शियल का साइन है, पार्शियल नेगेटिव। हाइड्रोजन पे आ जाएंगे पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है।
पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस आ गए। अब सेम चीज अगर आप देखोगे तो वो यहां पे भी हुई है, यहां पे भी हुआ है। देखिए ये ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, इस ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव। ऑक्सीजन का पार्शियल नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजन के पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को भाई दोनों अट्रैक्ट करेंगे और इनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी उसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे। ये क्यों बनता है? पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज के फॉर्मेशन के कारण हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई। हाइड्रोजन अट्रैक्ट्स एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इलेक्ट्रोस्टैटिकली। ये हाइड्रोजन पॉजिटिव हो जाता है, उसके बाद वो किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को के एटम मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ये नाइट्रोजन को भी अपनी तरफ खींच सकता है, ठीक है। सो जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हाइड्रोजन को आसपास मिलेगा उसे वो खींचने लगेगा एंड ये बन जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड की अगर हम बात करें तो मेटालिक बॉन्ड्स किसके बीच में होते हैं? दो मेटल एटम्स के बीच में, ठीक है। द पॉजिटिव मेटल आयंस अट्रैक्ट द कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स। देखिए क्या हो रहा है, दो यहां पे बहुत सारे मेटल के एटम्स हैं, इनका पॉजिटिव चार्ज और ये इलेक्ट्रॉन्स, और मेटल्स की तो आदत है भाई इलेक्ट्रॉन्स को दे देने की, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट खींचते हैं अपनी तरफ, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो दे अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो कॉपर आयंस इमर्ज्ड इन एन इलेक्ट्रॉन क्लाउड, यहां कॉपर के आयंस को दिखाया हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉन के क्लाउड में डूबे हैं, और वो पॉजिटिवली चार्ज्ड कॉपर आयंस नेगेटिव चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे हैं। और वो भी कब? जब इलेक्ट्रॉन्स कंडक्ट हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्ट होते हैं ना, ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, ये इसमें इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे ही आप इस कंडक्टर को पूरा एक बैटरी से जोड़ोगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, तो कंडक्टर के भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे और कंडक्टर के थ्रू भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। तो ये मेटल एटम्स जो आयंस जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचते हैं, मेटालिक बॉन्ड्स, ठीक। अब आता है आयनिक बॉन्ड। देखिए अ केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू द अदर एज अ रिजल्ट ऑफ विच the atoms attain their nearest inert gas configuration। इसका मतलब क्या होता है कि भाई एक एलिमेंट के एटम दूसरे एलिमेंट के एटम को अपना इलेक्ट्रॉन एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे देता है, जिसके कारण इस पे आ जाता है पॉजिटिव, इस पे आ जाता है नेगेटिव। जितने इलेक्ट्रॉन दिए होंगे उतना पॉजिटिव आ जाएगा, इसने जितने इलेक्ट्रॉन लिए होंगे उतना नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। फिर the electrostatic force of attraction which holds the two oppositely charged ions together is called ionic bond। अब इस पे पॉजिटिव आ गया, इस पे नेगेटिव आ गया, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव का अट्रैक्शन, और अपने बीच में बना लेंगे आयनिक बॉन्ड, ठीक है। फिर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एन आयनिक बॉन्ड वन एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग अ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन एंड इज कॉल्ड कैटायन। और जो पॉजिटिव चार्ज का आयन होता है उसे हम लोग कैटायन बोलते हैं। वहीं पे जो नेगेटिवली चार्ज्ड आयन होता है, ठीक है, जो नेगेटिवली चार्ज्ड आयन होता है उसे हम लोग एनायन बोलते हैं, ठीक है, उसे हम लोग एनायन बोलते हैं। आगे द कैटायन एंड एनायन आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। द रिजल्टिंग कंपाउंड फॉर्म्ड आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड्स। नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस जो है वो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, और इनसे जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा आयनिक कंपाउंड। इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा आयनिक बॉन्ड। क्लियर हुआ? सो आयनिक बॉन्ड एंड आयनिक कंपाउंड्स। आई होप ये सबको क्लियर हुआ आयनिक बॉन्ड और आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं। अब आता है फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। तो पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन बहुत इजी है, मैं आपको बता देता हूं। पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2881, ठीक है। वहीं पे क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, ठीक है। अब पोटेशियम के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ज्यादा तो क्या है वो उसको दे देगा तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ले लेगा, और वहां 287 है, 7 को 8 बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। कैसे? पोटेशियम विल गिव 1 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म K+। उसने एक इलेक्ट्रॉन देके K+ बना लिया। वहीं पे Cl जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, वो ये एक इलेक्ट्रॉन को Cl ले लेगा +1 इलेक्ट्रॉन एंड गिव Cl-। तो K+ और Cl- ये बन गया। इसके ऊपर एक प्लस आ गया, उसके ऊपर एक नेगेटिव आ गया, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और बना लेंगे KCl, पोटेशियम क्लोराइड।
ठीक है, ये KCl का फॉर्मेशन है। ये देखिए K प्लस Cl गिव्स K प्लस और Cl माइनस, वो K प्लस और Cl माइनस जुड़ते जाएंगे। अब होता क्या है, K और Cl चारों तरफ से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब एक जो K प्लस है वो देखो आप हर जगह से Cl को अट्रैक्ट कर रहा है, जो Cl है वो चारों तरफ से K को अट्रैक्ट कर रहा है। तो इससे क्या होता है, KCl का एक मॉलिक्यूल नहीं बनता, KCl का पूरा बड़ा क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है जिसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत सारे आयंस होते हैं K प्लस और Cl माइनस के। ठीक है, तो ये एक यूनिट कहलाती है KCl की। दिस इज वन यूनिट। इसको हम इसको भी मान सकते हैं, हम इसको भी मान सकते हैं, जिसको भी आप चाहो उसको आप एक यूनिट मार्क कर दो कि भाई ये जैसे हैं। सो दिस इज वन फॉर्मूला यूनिट, दिस इज वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ KCl, मतलब उसके पोटेशियम क्लोराइड के फॉर्मूले की एक यूनिट है ये KCl। बाकी इसी तरह से क्लस्टर के फॉर्म में ये आयनिक कंपाउंड्स मिलते हैं, दे आर फाउंड इन दी क्लस्टर फॉर्म, क्लस्टर के फॉर्म में मिलते हैं। ठीक, एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। अब आयनिक कंपाउंड्स में क्या एनर्जी चेंजेस आते हैं, चलिए देखते हैं। Ionic compounds are formed due to the transfer of one or more electrons from one atom to another, ये हमने पढ़ लिया है। Hence, two oppositely charged ions are formed in this process and an electrostatic force of attraction is developed between them. इससे क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और अपने बीच में आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। In addition to the force of attraction between the individual pair, force of attraction also exists among the oppositely charged ions of different pairs that bring them close to each other. और इससे होता क्या है, जैसे ये है K प्लस Cl माइनस, तो ये पेयर जो है ये दूसरे पेयर के K प्लस को भी अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे K प्लस Cl माइनस, फिर ये Cl जो है वो K प्लस Cl माइनस, फिर ये Cl माइनस, ये K प्लस, इस तरीके से ये अट्रैक्शन होता जाएगा और क्लस्टर बड़ा होता जाएगा। देखो हर तरफ से Cl को अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस रिपल्सिव फोर्सेस आर आल्सो जनरेटेड बिटवीन सिमिलर आयंस ऑफ डिफरेंट पेयर्स। और इससे क्या होता है, रिपल्सिव फोर्सेस भी आते हैं। जब इसका K Cl माइनस को अट्रैक्ट करेगा तो ऑब्वियस चीज है इसका K इसके K को भी रिपेल करेगा, तो ये रिपल्सिव फोर्सेस भी साथ ही साथ में आते हैं, वो भी एक्सपीरियंस होते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। आगे however, the cation distance and the anion distance of different pairs are greater than the cation distance of different pairs. अब यहां पे क्या होता है कि जैसे इसमें बात देखो, अगर आप इसमें देखोगे, सो ये है एक कैटायन, ये है दूसरा कैटायन। ठीक है, तो इस कैटायन का और इस कैटायन का डिस्टेंस ज्यादा है एज कंपेयर टू ये कैटायन और ये एनायन। तो K और Cl का डिस्टेंस जो है वो उतना ज्यादा नहीं है जितना एक K और दूसरे K का और एक Cl और दूसरे Cl का है। तो रिपल्सिव फोर्सेस थोड़े से कम होते हैं एज कंपेयर टू अट्रैक्टिव फोर्सेस। अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा है, K और Cl पास पास हैं, 2 K या 2 Cl तो दूर दूर है। ठीक है, फिर उसके बाद hence the force of attraction is greater than the repulsive forces and the ions arrange themselves in such a way that their potential energy becomes minimum. अब क्या होता है कि जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो ज्यादा हो जाते हैं, रिपल्सिव फोर्सेस कम हो जाते हैं, जिसके कारण जो हमारा वो वाला पॉइंट कहाँ है, पोटेंशियल एनर्जी वाला ये रहा। सो इस तरीके से वो खुद को अरेंज कर लेते हैं कि उनका पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कम हो जाती है, वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, सो पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स मिनिमम। इस तरीके का अरेंजमेंट आयंस के बीच में हो जाता है जिसमें रिपल्सिव फोर्सेस कम और अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होते हैं। ठीक, द अरेंजमेंट ऑफ आयंस एसोसिएटेड विद मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी गिव्स द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ द आयनिक कंपाउंड। और ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें का पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम हो वही उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का क्रिस्टल स्ट्रक्चर कहलाता है। क्लियर हुआ। आगे, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द आयंस इज अज्यूम्ड टू बी जीरो। पोटेंशियल एनर्जी आयंस की हम जीरो अज्यूम करते हैं when they are separated by an infinite distance, when the ions approach each other, each of them release a certain amount of energy। और क्या होता है, वैसे तो हम अज्यूम करते हैं कि जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है आयंस के बीच, आयंस की वो मिनिमम हो चुकी है, वो जीरो हो चुकी है जब वो एक इनफाइनाइट डिस्टेंस से दूर कर दिए गए हैं।
बट जैसे 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 वो पास आते हैं वो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करते हैं, ठीक है। सो रिलीज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी। जब भी दो आयंस एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो वो एनर्जी को रिलीज करते जाते हैं और जैसे ही वो पास आके एक दूसरे से चिपक जाते हैं वो मैक्स जितनी एनर्जी हो सकती है उतनी रिलीज कर देते हैं, क्योंकि जितनी एनर्जी कम होगी उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी, है ना। तो एनर्जी जितनी कम होगी उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, ये चीज का ध्यान रखिएगा। Next, the amount of energy released when the oppositely charged gaseous ions are brought closer from an infinite distance to form 1 mole of ionic crystal is called lattice energy या lattice energy। क्या होती है ये? वो amount of energy जब दो oppositely charged particles या ions को हम एक दूसरे के पास लेके आ रहे हैं, ठीक है। और वो भी इनने कुछ वैल्यूज भी दी हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, मतलब वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज हो रही है व्हेन द ऑपोजिटली चार्ज्ड गैसियस आयन, जब ऑपोजिटली चार्ज्ड गैसियस आयंस को आप पास लेके आ रहे हो दूर से, इनफाइनाइट डिस्टेंस से आप जैसे 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 उनको पास लेके आते जा रहे हो टू फॉर्म 1 मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल, और आपने 1 मोल का आयनिक क्रिस्टल बनाया हो, तो वो 1 मोल का आयनिक क्रिस्टल बनाने के लिए आप इनफाइनाइट से आयंस को पास लेके आते हो, तो कितनी एनर्जी उसमें रिलीज होती है उसे हम लोग लैटिस एनर्जी बोलते हैं। क्लियर? आगे ल्यूइस डॉट फॉर्मूला, ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर्स जो कि ल्यूइस ने दिए थे, अब उनके बारे में डिस्कस करते हैं। इन ल्यूइस डॉट फॉर्मूला द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द पार्टिसिपेटिंग एटम्स आर शोन इन द फॉर्म ऑफ डॉट्स और क्रॉसेस। The valence electron of one of the participating atom is represented as the dot and that of the other one is the cross। इसका क्या मतलब है कि जैसे हमने ले लिया फॉर्मेशन ऑफ, समझ लीजिए NaCl, तो NaCl में Na के पास आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, उसको मैंने क्रॉस से दिखा दिया। वहीं जो Cl है, Cl के पास आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको मैंने डॉट से दिखा दिया। तो बस ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है इसको इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब इसमें क्या होगा, सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन Cl को दे रहा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन देने के कारण सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। वहीं Cl की अगर हम बात करें तो Cl के पास खुद के 7 इलेक्ट्रॉन्स तो थे ही, 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम का भी आ गया और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। सो दिस इज फॉर्मेशन ऑफ NaCl, ठीक है। और ये जो हम रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं ना वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स का, सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का रिप्रेजेंटेशन है, इसको हम लोग ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर या ल्यूइस डॉट फॉर्मूला बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का जो रिएक्शन है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने के लिए उसका दिया हुआ है। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं। ऑक्सीजन में आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ Mg और O, मैग्नीशियम के पास आउटर मोस्ट शेल में 2, ऑक्सीजन के पास 6। अब क्या हुआ, मैग्नीशियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन को देखिए दे के रखे हुए हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिए, जिसके कारण ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, मैग्नीशियम के ऊपर आ गया है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ध्यान से देखिए, और बन गया MgO। मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव, दोनों अट्रैक्ट करेंगे और MgO बना लेंगे। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम फ्लोराइड, तो देखिए यहां पे 1 2 3 4 5 6 7, यहां पे 7 इसके पास हैं, और फ्लोरीन के पास, फ्लोरीन को 1 और चाहिए, है ना। तो अब आप ध्यान से देखना, ये जो डॉट बनाया हुआ है ना उनने, वो ये बता रहे हैं कि कैल्शियम का 1 इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है। मतलब इसको मैं अगर बनाऊं फेयरली तो कैल्शियम हैज 20 इलेक्ट्रॉन्स, 2 8 8 2 ये है। फ्लोरीन हैज 9 इलेक्ट्रॉन्स, 2 and 7। अब इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन एक फ्लोरीन को मिल जाएगा, है ना। साथ ही साथ में देखो कैल्शियम का अभी भी 1 और इलेक्ट्रॉन बचा है, 1 दे दिया, 1 बचा हुआ है, तो 1 और फ्लोरीन को ये चाहे तो दे सकता है, चाहे तो क्या देना ही पड़ेगा उसको, 2,7, 1 बचा हुआ इलेक्ट्रॉन 1 फ्लोरीन को मिल जाएगा। तो फ्लोरीन के पास इसीलिए हमने 7 इलेक्ट्रॉन तो क्रॉस दिखाए हैं, 1 डॉट इसलिए दिखाया है कि 1 कैल्शियम का 1 इलेक्ट्रॉन 1 फ्लोरीन को मिला है, ऐसे दूसरा इलेक्ट्रॉन 1 और फ्लोरीन को मिलेगा। तो अब आप खुद देखिए कितने लग रहे हैं, 1 तो कैल्शियम यूज किया जा रहा है यहाँ पे, 1 कैल्शियम। फ्लोरीन कितने यूज हो रहे हैं जिनको फ्लोराइड बनाया जा रहा है, 2। ये फ्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, खुद को फ्लोराइड बना लिया, इस फ्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, खुद को फ्लोराइड बना लिया। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, CaF2, CaF2, ठीक है। ये देखिए CaF2, 1 फ्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये रहा वो वाला इलेक्ट्रॉन जो कैल्शियम ने दिया है,
इस फ्लोरीन ने भी एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, वो भी इस कैल्शियम ने दिया है। तो एक इलेक्ट्रॉन कैल्शियम ने इसको दे दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन कैल्शियम ने इसको दे दिया, और इससे क्या हुआ, CaF2 का फॉर्मेशन हो गया, कैल्शियम फ्लोराइड। क्लियर? अब आता है हमारा नेक्स्ट टाइप का बॉन्ड, दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है? Coordinate bonds are those covalent bonds where the electron pair is provided by only one of the bonded atoms but shared by both the atoms. इसका मतलब क्या? एक था, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे वाले के पास है इलेक्ट्रॉन, वो देना नहीं चाह रहे, तो ये पूरा पेयर इलेक्ट्रॉन का एक ही एटम शेयर कर लेगा, एक ही एटम शेयर करेगा, शेयरिंग होगी, हो कोवैलेंट बॉन्ड ही रहा है शेयरिंग, बट शेयरिंग में जनरली क्या होता है, एक इधर से आया तो एक इधर से आया, इक्वल इक्वल होता है दोनों तरफ से। बट इसमें इस तरह के बॉन्ड में क्या हो रहा है, पूरा एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही शेयर करके देता है अपनी तरफ से, तो ये क्या हो जाता है, दिस इज नोन एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक, दिस एटम विच डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड द डोनर। जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो डोनर हो गया, और जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है वो एक्सेप्टर हो गया। ठीक है, सो दिस इज द डोनर एंड दिस इज द एक्सेप्टर। आगे, the coordinate bond is represented by a one-sided arrow where the arrow head point towards the acceptor and the tail towards the donor. अब अगर मुझे कभी इसको दिखाना है तो मैं कैसे दिखाऊंगा, इस तरीके से बॉन्ड दिखाता हूं। ठीक है, इस तरीके से क्या दिखाता हूं इसमें, कि ये जो पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ए ने दिया है, तो जिसकी तरफ एरो की टेल होती है वो डोनर होता है, जिसकी तरफ एरो का हेड होता है वो एक्सेप्टर होता है। क्लियर हुआ? सो ये हुआ हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आगे ये एग्जाम्पल है, देखिए NH4 के फॉर्मेशन में, NH4 के फॉर्मेशन में हमारे पास NH3 तो बना ही हुआ है, अब आया एक और H+, तो वो जो H+ है वो किसके ऊपर आके रहेगा, वो जो हमारा वो है नाइट्रोजन, जो है नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे आके ये हाइड्रोजन रहेगा। कैसे रहेगा, देखिए बनाते हैं हम। नाइट्रोजन, आउटर मोस्ट शेल में नाइट्रोजन के पास होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, ये 5 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, एक एक इलेक्ट्रॉन तो भाई हाइड्रोजन आया और उसने दे दिया इस तरीके से, या हाइड्रोजन ने आके अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 2 ये हो गए और 2 ये हो गए, नाइट्रोजन तो खुश हो गया, 2 2 4 2 6 और 2 8, नाइट्रोजन खुश, हाइड्रोजन भी सारे खुश हैं, 2 इलेक्ट्रॉन सब पे हो गए। एक अकेला H+ आया, H+ जिसके खुद के पास कुछ नहीं था, वो आया, तो नाइट्रोजन ने बोला चलो ठीक है, मेरे पास एक्स्ट्रा एक पेयर पड़ा हुआ है, लोन मतलब अकेला पड़ा हुआ पेयर है, LON LOAN नहीं, ठीक है, ये होता है लोन पेयर। तो एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का बचा हुआ है नाइट्रोजन के पास, तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को H+ को दे देगा, तो H+ गया और उसने ये पूरा पेयर खुद के साथ शेयर कर लिया। क्लियर हुआ? अब इसके कारण क्या हुआ, ये तो खाली हाथ आया था हाइड्रोजन, बैठ गया सो बेचारे नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो NH3 तो वो पहले से था ही, एक H+ आके उसके ऊपर और बैठ गया, तो इसका प्लस तो चला गया क्योंकि उसने इसका इलेक्ट्रॉन पूरा पेयर यूज कर लिया, बट इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि बेचारे के उसका तो पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चला गया ना, चला मतलब ले नहीं गया हाइड्रोजन, बट शेयरिंग में तो बेचारे पूरे नाइट्रोजन नहीं दे दिया ना, तो ये बन गया NH4, एक पॉजिटिव इस पूरे कंपाउंड के ऊपर, क्योंकि नाइट्रोजन का लोन पेयर यहां पे लग गया अकेला। ठीक है, सो यहां पे वो दिखाया, द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड बाय नाइट्रोजन एटम ऑफ अमोनिया एंड इट इज एक्सेप्टेड बाय H+, और जो H+ होता है वो एक्सेप्ट कर लेता है इसको, N एटम इज अ डोनर एंड H+ इज एन एक्सेप्टर, इससे N डोनर हो जाता है और H+ हमारा एक्सेप्टर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन भी कुछ इसी प्रकार होता है कि देखिए ऑक्सीजन के पास खुद के पास तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो शेयरिंग में हाइड्रोजन को ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला मिल जाता है, इसके अलावा ऑक्सीजन के पास 2 इधर और 2 इधर तो है ही, है ना। सो वो जो है ऑलरेडी लोन पेयर वो हम नहीं दिखा रहे हैं, यहां सिर्फ शेयरिंग वाले दिखा दिए कि इस हाइड्रोजन को ये, इस हाइड्रोजन को ये मिल गया। इसी के साथ हमारा H2O तो स्टेबल हो गया, ठीक है, इस तरीके से H2O स्टेबल हो गया, जिसमें ये शेयरिंग थी कुछ इस तरीके से। अब 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो एक H+ आके क्या करता है, पूरी तरीके से इसको
अकेला खुद ही शेयर करेगा, मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में होगा शेयरिंग, बट पूरा पेयर ऑक्सीजन की तरफ से जा रहा है। तो अब मिला तो कुछ नहीं ऑक्सीजन को, उल्टा चला ही गया, तो ऑक्सीजन के ऊपर इसके कारण पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो हम ये जो कंपाउंड बनाते हैं, मतलब ये जो हमारा आयन बनता है हाइड्रोनियम, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज दिखाते हैं इस तरीके से H3O+। ठीक है, सो O एटम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज अ डोनर एंड H+ इज एन एक्सेप्टर। ये डोनेट कर रहा है और H+ एक्सेप्ट करता है। ठीक, अब आता है फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स। क्या कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस एक्ट करते हैं, चलिए देखते हैं। वैन डर वाल्स फोर्सेस। सो द वीक फोर्सेस विच एग्जिस्ट बिटवीन द कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स आर नोन एज वैन डर वाल्स फोर्सेस। मतलब कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस होते हैं ना, एक कोवैलेंट मॉलिक्यूल समझ लो ये है, एक कोवैलेंट मॉलिक्यूल समझ लो ये है, तो इनके बीच में बहुत वीक सा एक फोर्स होगा, उसे वैन डर वाल्स फोर्स बोला जाता है। ठीक, देयर इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द अदर। सो जैसे कि एक ये जो न्यूक्लियस है ना, ये एक हमारा मॉलिक्यूल है, इसके न्यूक्लियस और दूसरे मॉलिक्यूल के जो ये इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, इनके बीच में अट्रैक्शन होगा। ठीक है, सो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है। This is largely but not completely neutralized by the electrostatic force of repulsion of electron of one molecule by the electron of the other or the nucleus of one molecule by the nucleus of the other। ये जो हम कहते हैं ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये बहुत हद तक ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूट्रलाइज हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं और इसका न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस को रिपेल करता है। तो वही लिखा हुआ है, दिस इज लार्जली बट नॉट कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। सो इससे क्या हो रहा है, रिपल्शन का जो फोर्स ऑफ रिपल्शन जो हो रहा है, वो इसको कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं करता। ठीक है, काफी हद तक कर देता है मगर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं होता। ठीक है, सो अट्रैक्शन को काफी हद तक न्यूट्रलाइज ये रिपल्सिव फोर्स कर देता है, इसका इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन से और इसका न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस से। क्लियर हुआ? आगे, द रिजल्टेंट वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स इज वैन डर वाल फोर्स, और यही होता है वैन डर वाल फोर्स, जो वो हल्का सा फोर्स एक अट्रैक्शन का रह गया है, दैट। फिर आता है डायपोल डायपोल अट्रैक्शन। तो अभी डायपोल डायपोल अट्रैक्शन में देखिए क्या होता है। इन पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स द अनइक्वल शेयरिंग ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर रिजल्ट्स इन पार्शियल चार्ज सेपरेशन विद इन द मॉलिक्यूल। इससे होता क्या है कि जैसे अनइक्वल शेयरिंग होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं HCl की ही बात कर लो, ठीक है, या एक मिनट हम एक्चुअल में HCl का ही ले लेते हैं कि HCl में क्लोरीन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। HCl में हाइड्रोजन क्लोराइड की हम बात कर रहे हैं, तो HCl में क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसके कारण शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो क्लोरीन अपनी तरफ थोड़ा सा खींच के रखता है। इसके कारण क्या हुआ, इस पे पार्शियल नेगेटिव और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, चार्ज का सेपरेशन हो गया, है ना। अब द मॉलिक्यूल विथ ऑपोजिट पार्शियल चार्ज इज कॉल्ड अ डायपोल। ये डायपोल हो गया, मतलब इसमें दो पोल्स क्रिएट हो गए हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक, द ऑपोजिट चार्जेस ऑफ एडजेसेंट डायपोल्स अलाइन विथ ईच अदर एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्टिंग बिटवीन दीज ऑपोजिटली चार्ज्ड एंड्स ऑफ द एडजेसेंट डायपोल्स आर कॉल्ड डायपोल डायपोल अट्रैक्शन। इससे क्या हुआ, बगल में एक और HCl आ गया, जिसमें ये वाला तो इसने पेयर खींच के रखा है अपनी तरफ, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसे हम लोग डायपोल डायपोल इंटरेक्शन बोलेंगे, क्योंकि यहां पोल्स क्रिएट हो गए, दो पोल्स क्रिएट हो गए पॉजिटिव और नेगेटिव, उसके कारण ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। दीज अट्रैक्शंस आर मच स्ट्रॉन्गर देन वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड्स बताइए, तो वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग डायपोल डायपोल अट्रैक्शन होता है। नेक्स्ट, इन HCl मॉलिक्यूल देखिए, वही HCl का मॉलिक्यूल जो अभी हमने समझा था, उसका एक्सप्लेनेशन यहां पे दिया है, आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैंने सेम अभी आपको यहां पे एक्सप्लेन करा है। ठीक, अब आती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स which have a highly electronegative atom bonded to a hydrogen atom become strongly polar। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या था, हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ जो एक और साथ में एटम है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसके कारण क्या हुआ है, यहां पे
स्ट्रांगली पोलर बन गए हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रांग पोल्स क्रिएट हो गए हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे कि HF के केस में हाइड्रोजन फ्लोराइड, या H2O वाटर के केस में, या NH3 अमोनिया के केस में, ठीक है। इन सच टाइप ऑफ पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स द हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल गेट्स अट्रैक्टेड टू द स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ द अदर मॉलिक्यूल due to the formation of the slight positive on the hydrogen and slight negative on the more electronegative atom. हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ कोई भी समझ लो X एक एटम है जिसमें इसके ऊपर पॉजिटिव और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है। अब ये स्ट्रॉन्ग पोल्स के कारण दूसरा जो कोई एटम होगा उसके ऊपर भी पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाएगा। बट यहां और डायपोल डायपोल में डिफरेंस क्या है? डायपोल डायपोल में कोई भी दो एटम्स हो सकते हैं, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एक इलेक्ट्रोनेगेटिव। बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग में एक हाइड्रोजन और उसके साथ जुड़ा हुआ एक इलेक्ट्रोनेगेटिव होना ही होना जरूरी है। फिर एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का दूसरे हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग करेंगे, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। और इसमें हाइड्रोजन हैज टू बी इन्वॉल्व, इट इज मतलब हाइड्रोजन को कंपल्सरीली इन्वॉल्व होना ही है इसमें, तब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। डायपोल डायपोल में हाइड्रोजन, अभी तो मैंने HCl का एग्जांपल लिया था, उसके अलावा कोई दूसरा भी हो सकता है, ठीक है। बट अगर आप बाकियों में देखोगे HF, H2O, NH3, इसमें हर जगह पे एक हाइड्रोजन तो प्रेजेंट है ही, है ना। सो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डायपोल डायपोल में डिफरेंस है, ठीक। यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एग्जांपल दिया हुआ है, देखिए, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट होल्ड्स द हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल टू द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ द अदर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक। हाइड्रोजन बॉन्ड देखो HF, अब इसका F इसके हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर रहा है, इसका F इसके हाइड्रोजन को, इसका F इसके हाइड्रोजन को, और देखो हर जगह हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में एक तो हाइड्रोजन इन्वॉल्व है ही, दूसरा कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। क्लियर हुआ? ओके, सो दिस इज HF का फॉर्मेशन, दिस इज NH3 का फॉर्मेशन। देखो नाइट्रोजन ने सारे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को खींच लिया है, जिससे हाइड्रोजन पे पॉजिटिव और नाइट्रोजन पे नेगेटिव आ गया है। अब ये नाइट्रोजन दूसरे के NH3 के हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करेगा, मतलब खुद नहीं जुड़ जाएगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन NH3, और ये वाटर के साथ है। वाटर वाला तो मैंने आपको कुछ देर पहले भी हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सप्लेन किया था, ठीक है। सो दिस इज इन वाटर, दैट इज HF, दैट इज NH3। क्लियर? अभी आता है मेटालिक बॉन्ड। चलिए, अ मेटल इज अ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, एक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है मेटल। अ मेटल एटम जनरली हैज आइदर 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन। मेटल्स के पास 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में होते हैं। इट कैन इजीली लूज दीज इलेक्ट्रॉन्स एंड गेन स्टेबिलिटी। आराम से मेटल इन इलेक्ट्रॉन्स को दे के और स्टेबिलिटी गेन कर सकता है। मेटल्स आर दस हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इसलिए मेटल्स को हम लोग हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलते हैं नेचर में, क्योंकि उनको इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होती है। These electrons lost by the metals are called free electrons. इन इलेक्ट्रॉन्स को हम free electrons बोलते हैं, and the free electrons of all the metal atoms form an electron pool. और इससे क्या होता है, जितने भी मेटल्स होते हैं सब अपने 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 इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं, जिसके कारण वो क्या फॉर्म कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन पूल। तो एक मेटल के सब्सटेंस में मेटल एटम्स ने अपने इलेक्ट्रॉन दान दे दिए, बोला भाई रख लो, वो तो फ्री छोड़ रखा है उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन्स को, और वो सबके इलेक्ट्रॉन समअप होके मिलके बन गए इलेक्ट्रॉन पूल। The resulting positively charged metal ion are believed to be held together by electron pool, और इससे वो इलेक्ट्रॉन पूल इन सारे पॉजिटिव मेटल आयंस को होल्ड करके पकड़ के रखता है। क्लियर? The force of attraction that exists between the mobile electrons and the metal ions is known as metallic bonding. तो मेटल आयन और इलेक्ट्रॉन क्लाउड या इलेक्ट्रॉन पूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसे मेटालिक बॉन्ड बोला जाता है। यहां पे देखिए उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये पूरा, और ये पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस है, ठीक है। और ये पूरा जितना दिख रहा है ना बीच बीच में खाली डॉट 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 डॉट, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ठीक। और ये हमारे मेटल के आयंस है। क्लियर? इसी के साथ हमारे टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स होते हैं कंप्लीट, जिसमें अभी मेजर कोवैलेंट बॉन्ड बचा है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे कोवैलेंट बॉन्ड्स को, खास करके एक पूरा लेक्चर, एक पूरा वीडियो। बात की जाए कि अब हम अपने वीडियोस को सीक्वेंस में कैसे देख सकते हैं, तो सीक्वेंस में अगर आपको अपने वीडियोस को देखना है तो मैग्नेट ब्रेन्स के IIT JEE एंड नीट चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में फिल्टर में प्लेलिस्ट सेट करिए और JEE फाउंडेशन केमिस्ट्री डालिए। JEE फाउंडेशन यानी फाउंडेशन केमिस्ट्री, JEE और नीट वालों के लिए दोनों के लिए कॉमन होगा। लेफ्ट हैंड साइड पे
थोड़ा सा स्क्रॉल करिए, देखिए वहां पे नीट और जेडबलई दोनों साथ में दिए हैं, उसमें दोनों में आपको केमिस्ट्री का फाउंडेशन कॉमन मिलेगा। वॉच नाउ पे क्लिक कीजिए, जैसे ही वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे पूरा कोर्स ओपन हो जाएगा, जहां यहां कोर्स की डिटेल्स दिए होंगे, यहां चैप्टर्स दिए होंगे, आप चैप्टर पे क्लिक करिए, ड्रॉप बॉक्स ओपन होगा, वहां सीक्वेंस में वीडियोस डले होंगे, पूरे सीक्वेंस में ऑर्डर में वीडियोस की लिंक्स होंगी। आप जैसे ही क्लिक करेंगे वॉच नाउ पे, वीडियो ओपन हो जाएगा, यही मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप यहां पे अपना वीडियो देख सकते हैं। ठीक, मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE एंड नीट की प्रिपरेशन, मतलब हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और उनकी बेसिक से प्रिपरेशन, दैट इज फाउंडेशन कोर्स, इनकी तैयारी आपको 100% फ्री में कराते हैं, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें अपने सिबलिंग्स, रिलेटिव्स और अपने पीयर ग्रुप के साथ, सो दैट टुगेदर वी कैन इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड कीप वॉचिंग मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE एंड नीट चैनल। थैंक यू।